नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रात 12 बजे से पहले अमित शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करें। बाबा साहेब के अपमान पर कांग्रेस का अल्टीमेटम। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का सरकार पर हमला, 60 गांठ वाले समूहों को प्राथमिकता देने से कारोबार जगत में सुस्ती, बढ़ रही है महंगाई। आगे आपको बताएंगे कि अमित शाह के अम्बेडकर वाले विवाद पर बढ़ता जा रहा है बवाल, प्रियंका गांधी ने संभाल लिया मोर्चा। आगे जिक्र होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल अब बढ़ाएगा मोदी सरकार की टेंशन, बीजेपी के लिए यह है सबसे बड़ा चैलेंज। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि किसानों ने ठुकराया सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कमेटी से बातचीत का ऑफर, कहा केंद्र के अलावा किसी से बात नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रात 12 बजे से पहले अमित शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करें, बाबा साहेब के अपमान पर कांग्रेस का अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा चौतरफा घिर गई है। देश भर में इसके विरुद्ध लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शाह को तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए रात 12 बजे का अल्टीमेटम दिया है। एआईसीसी मुख्यालय में बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अमित शाह जी ने संसद में जो कहा वो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दलितों और देश के नायक जो सबके लिए पूजनीय हैं उनका अपमान किया है। अमित शाह ने कहा कि आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी में स्वर्ग, नरक और जातियों के बारे में कहा गया और लिखा गया है। मुझे ताज्जुब है कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहेब के बारे में टीवी पर ऐसी अपमानजनक बातें बोल रहा है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाकर टोका तक नहीं। खड़गे ने कहा कि इसके विपरीत गृह मंत्री को समर्थन देने के लिए उन्होंने 6 ट्वीट कर दिए, जबकि अंबेडकर जी के लिए ऐसी अपमानजनक बात करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गहरे दोस्त हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पाप को छुपाते हैं। बीजेपी, आरएसएस और उनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। दोस्तों, ये बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे का। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, 60 गांठ वाले समूहों को प्राथमिकता देने से कारोबार जगत में सुस्ती, बढ़ रही है महंगाई। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि कारोबार जगत में समान अवसर वाली स्थिति को बजाय 60 गांठ वाले व्यावसायिक समूहों को प्राथमिकता देने से विनिर्माण क्षेत्र सुस्त है और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है तथा महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। उन्होंने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया कि व्यापार घाटा और आयात अब तक के उच्चतम स्तर पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि क्या होता है जब कोई सरकार समान अवसर वाली स्थिति के बजाय व्यवसायियों पर 60 गांठ वाले समूहों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे में विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होता है, भारतीय मुद्रा कमजोर होती है, व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं, खपत में गिरावट आती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। अक्टूबर में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करने के बाद नवंबर में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 4.85% घटकर 32.11 अरब डॉलर हो गया, जबकि सोने के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 37.84 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के अम्बेडकर वाले विवाद पर बढ़ता जा रहा है बवाल, प्रियंका गांधी ने ही संभाल लिया मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक भाषण पर हंगामा मच गया है। इंडिया समूह के नेताओं ने संसद भवन परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए बाबा साहेब का अपमान किया और विपक्षी दल इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसके लिए अमित शाह माफी मांगे। विपक्षी दलों के इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी के साथ ही कई दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे। प्रदर्शन कर रहे नेता बाबा साहेब की तस्वीर हाथ में लेकर भीमराव अंबेडकर की जय और मोदी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। कांग्रेस
महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है और बाबा साहेब का संसद में अपमान किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल अब बढ़ाएगा मोदी सरकार की टेंशन, बीजेपी के लिए यह है सबसे बड़ा चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले एक देश एक चुनाव विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने भले ही इस बिल को पेश किया हो, लेकिन इसे पारित करना चुनौती होगी। इस विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 2/3 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में एनडीए के पास केवल सामान्य बहुमत है। इस बिल को पेश करने को लेकर संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई, जिसमें 269 वोट सरकार के पक्ष में तो वहीं 198 वोट सरकार के खिलाफ पड़े। यह आसान था क्योंकि इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों ने ठुकराया सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कमेटी से बातचीत का ऑफर, कहा केंद्र के अलावा किसी से बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी से बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। इससे पहले मंगलवार रात संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कमेटी के अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस नवाब सिंह को इसके संबंध में चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में किसान संगठनों ने लिखा कि वो सिर्फ केंद्र सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि इस तरह की कमेटियां महज खानापूर्ति के लिए होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी का सम्मान करते हुए उनसे एक बार 4 नवंबर को मीटिंग की गई थी। किसानों की चिट्ठी के अनुसार कमेटी ने मीटिंग के लिए पत्र भेजा था। ये मीटिंग पंचकुला में रखी गई थी। चिट्ठी में कई सवाल उठाए गए। किसानों ने अपनी चिट्ठी में आगे कहा कि आपकी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों और सरकारों में विश्वास बहाली करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके लिए आपने अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया और न ही हमारी जायज मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत का कोई गंभीर प्रयास किया। हमारे दोनों मोर्चों को पहले से ही अंदेशा था कि कमेटियां सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सबका सम्मान करते हुए हमारा प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर को आपसे मिला, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद आपकी कमेटी अब तक खनौरी एवं शंभू मोर्चों पर अपने आने का समय नहीं निकाल पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अम्बेडकर वाले बयान को लेकर टीएमसी का भड़का गुस्सा, अमित शाह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस भी भड़क गई है। उसने अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। सूत्रों के अनुसार टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 187 के तहत दायर किया है। दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर का नाम 100 बार लें, लेकिन अम्बेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। शाह ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया था। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों से व्यवहार, अनुच्छेद 370 और देश की विदेश नीति से नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया था। इस पर BC रॉय ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी कि अंबेडकर और राजाजी मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। इसके जवाब में पंडित नेहरू ने लिखा था कि राजाजी के जाने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का बल प्रयोग, हिरासत में लेते ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहोश। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा को घेरने की कोशिश में बुधवार को कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त कहासुनी और झड़प हो गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुद पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। नीचे उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। उस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया तो अजय राय की हालत खराब हो गई। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अजय राय के गिरते ही कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पानी छिड़क कर अजय राय को होश में लाया गया। कांग्रेस ने जन सरोकार के मुद्दे पर योगी सरकार के विफल रहने का आरोप लगाते हुए विधानसभा को घेरने का कई दिनों पहले ही ऐलान किया था। इसी के तहत बुधवार की सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, महासचिव अविनाश पांडे समेत तमाम नेता कांग्रेस मुख्यालय में एकत्र हुए, लेकिन पुलिस के चाक चौबंद इंतजामों के बीच उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी,
अनशन कर रहे डल्लेवाल पर कहा कि वो जननेता, उनका स्वास्थ्य रहना जरूरी, तुरंत कराएं इलाज। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो सीधे अपने सुझाव या मांग लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीड़ित लोगों के लिए BR अम्बेडकर भगवान, अमित शाह के बयान के विवाद पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर भगवान रहे हैं। आज भी घर घर और गांव गांव में उनको पूजा जाता है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हक और सम्मान से जीने का रास्ता तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। PDA की लड़ाई में भाजपा के लोग घबराए हुए हैं और इसलिए समय समय पर उनकी तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार तमाम सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए सवालों से बचना चाहती है। सहारनपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि ये लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, एक तंत्र पर भरोसा करते हैं। और इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे होंगे। जो घर में नौकरी करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ नज़दीकियां बढ़ने को लेकर कहा कि हमारी उन सबसे नज़दीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने आगे आएंगे। मैं बधाई देता हूं सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी और मणिपुर पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भाजपा की नीतियों के खिलाफ था, जिनका आरोप था कि वो उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव कर रही है और मणिपुर में शांति बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय पर एकत्र हुए और राजभवन की ओर मार्च करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वो कार्यालय से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकते हुए कांग्रेस कार्यालय का गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर ही कैद कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका ये प्रदर्शन भाजपा की नीतियों के खिलाफ था, जो अडानी और उनके सहयोगियों का बचाव कर रही है, जबकि मणिपुर में रक्तपात जारी है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ने कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, हमने राजभवन तक मार्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने पुलिस का इस्तेमाल कर हमें रोका, हमें कार्यालय के गेट से बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने ये भी मांग की है कि अडानी के खिलाफ संसद की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए ताकि उनके सौदों की जांच की जा सके। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए JPC का हिस्सा होंगी प्रियंका गांधी, सांसद भी होंगे शामिल। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बनी JPC का हिस्सा हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ कांग्रेस के मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला भी JPC में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया था, लेकिन फिर इसे JPC को भेज दिया गया। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए बिल को संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ बताया था। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने बिल को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा था कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के किसी भी अस्पताल में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को होगा मुफ्त इलाज, केजरीवाल का ऐलान। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक और योजना का ऐलान करते हुए दिल्ली के बुजुर्गों को संजीवनी दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के 60 साल उम्र से अधिक के सभी बुजुर्गों का दिल्ली के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के हमारे सभी बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज मुफ्त होगा, ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों ने ही परिवार को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर इस काबिल बनाया है कि आज वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अस्पतालों में इलाज के अभाव की वजह से बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग बुजुर्गों का इलाज करवाने में कतराते भी हैं क्योंकि काफ़ी पैसा उसमें खर्च होता है। अरविंद केजरीवाल ने रामायण के एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए बताया, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेकर आए थे। आज आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आई है, जिसके तहत दिल्ली के सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों में 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग
बुजुर्गों का इलाज फ्री किया जाएगा। इसमें ना कोई अमीर ना कोई गरीब देखा जाएगा और ना ही कोई लिमिट होगी। अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में घोषणा की है जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आए बुजुर्ग मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक योजनाओं के पिटारे खोल रहे हैं और इस योजना से ज़बरदस्त हड़कंप पूरे देश में मच गया है और सभी राज्यों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिल्ली में फ्री में करवा देते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बाकी राज्यों के लिए होगा और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दोबारा एक बार फिर से ज़बरदस्त उदय होना तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई शुरू, कांग्रेस ने किया बजट का विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में ओंकार सिंह मरकाम ने कहा कि 88 लाख मनरेगा मजदूरों में से सिर्फ 79,000 को ही काम दिया जाएगा। इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि किसी ने काम मांगा है उसे नहीं दिया गया हो ये बताएं। मरकाम ने कहा कि गांव से मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। विधायक सीतासरण शर्मा ने चर्चा के दौरान कांग्रेस को जवाब दिया है। अनुपूरक बजट पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व से हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा बजट इसलिए आता है ताकि प्रदेश के विकास कार्य लगातार चलते रहें। सीताहरण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कर्ज लेकर घी पिया जाता था, प्रदेश में ना तो सड़कें थी ना बिजली थी। कांग्रेस विधायकों ने पिछली बातों को दोहराने पर टोका तो सीताहरण शर्मा ने बोला यही दोहराएंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक आप 66 से 12 पर नहीं पहुंच जाते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की निंदा की, कांग्रेस ने संविधान विरोधी सोच बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेमंत सोरेन और मोदी सरकार आमने सामने, केंद्र पर कसा तंज, झारखंड बीजेपी को भी लिया आड़े हाथों। जी हां दोस्तों, हेमंत सरकार और मोदी सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर आमने सामने आ गई है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक रुपए की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को कई बार दी जा चुकी है, फिर भी केंद्र की बीजेपी सरकार बार बार से इसे नकारने में तुली है और ये हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए झारखंड बीजेपी को भी लपेट लिया। उन्होंने झारखंड बीजेपी से मांग की है कि उन्हें झारखंडियों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये साफ माना जाएगा कि इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए का दावा करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है। लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया पैसा देने में देरी क्यों कर रही है। उसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देकर कहा कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का बुर्का फट गया, अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर बयान से उद्धव ठाकरे भी फायर। जी हां दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह के लोकसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई दल भाजपा को घेरने में जुटे हैं और अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है। और इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी अमित शाह पर हमलावर हैं। उन्होंने बुधवार को होम मिनिस्टर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या फिर वो सत्ता ही छोड़ दें। दरअसल अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए बुधवार को कहा था कि आज के दौर में भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। कुछ लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं, लेकिन इतना यदि वो भगवान का नाम लें तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर तीखा रिएक्शन दिया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में उसके सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा कई अन्य दल भी भड़के हुए हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे भी फायर हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि भाजपा चाहती है कि अंबेडकर का नाम खत्म हो जाए, लेकिन वो खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शायद भाजपा और अमित शाह को ऐसे बयान देने का ट्यूशन आरएसएस से मिला होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस बयान के खिलाफ जल्द ही प्रदर्शन करेंगे। उद्धव ने कहा कि मेरे तो दादा प्रबोधांकर ठाकरे के बाबा साहेब अंबेडकर से अच्छे रिश्ते थे, दोनों एक दूसरे के करीबी थे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा कि अंबेडकर पर जो टिप्पणी है वो सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये आदत हो गई है कि महाराष्ट्र के नायकों का अपमान किया जाए। ठाकरे ने कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र में गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की शादी पर आपत्तिजनक बात कही थी। यही नहीं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर भी विवादित बोला था। इसके बाद भी भाजपा ने उनसे माफी
माफी की मांग नहीं की। आज भाजपा महाराष्ट्र से उद्योगों को ले जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में पैदा हुए राष्ट्र नायक हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा ही ऐसा है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, लेकिन अब भाजपा का बुर्का फट चुका है, उसे सहिष्णुता की सारी उसने सीमाएं लांघ दी हैं। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरा, कहा आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए पीएम मोदी। जी दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दो टूक शब्दों में कहा कि संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में मणिपुर को हाशिए पर डाल देना ठीक नहीं है। भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटॉस ने कहा कि संविधान की 75 साल की यात्रा बेहद गौरवान्वित करने वाली है, लेकिन इसे संविधान की 65 साल की यात्रा कहना बेहतर होगा, क्योंकि सरकार ने हमेशा ये बताने का प्रयास किया है कि 65 साल तक तो देश में कोई विकास नहीं हुआ। जो कुछ भी विकास हुआ है वो इस सरकार के 10 साल में ही हुआ है। ब्रिटॉस ने कहा कि लोकतंत्र विश्वास के आधार पर चलता है और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को दे मदद, चुनावी वादा पूरा नहीं करने पर ठाकरे का महायुति पर हमला। जी दोस्तों, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया कि लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक पेश करने का केंद्र का कदम देश के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। साथ ही चुनावी वादे को पूरा नहीं किए जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लागू करने से पहले पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। साथ ही कहा कि चुनाव आयुक्तों का चयन भी चुनावों के माध्यम से होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसे कैसे किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले महीने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देना चाहिए। बता दें, फिलहाल महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इस पूरी योजना को भाजपा, शिवसेना और एनसीपी यानी महायुति गठबंधन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठाकरे ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाली प्रतिष्ठित पेंटिंग का साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख के एनेक्सी से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में स्थानांतरित करने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी कांग्रेस नेताओं का आरोप, विधानसभा के घेराव से पहले 100 से अधिक पार्टी नेताओं को किया गया नजरबंद। जी दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के राज्य विधानसभा के घेराव कार्यक्रम में एक दिन पहले मंगलवार को पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को होने वाले घेराव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी है। अमेठी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने दावा किया कि उन्हें और 100 से अधिक पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को घर में नजरबंद कर दिया गया है। सिंघल ने पीटीआई से कहा कि जिले के सभी 17 ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों के नेताओं और समिति के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और निंदनीय बताते हुए सिंघल ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस जनता की आवाज है, जिसे ये अंधी बहरी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपए की दावेदारी केंद्र ने नकारी, हेमंत बोले बीजेपी सांसद उठाएं आवाज। जी दोस्तों, 1,36,000 करोड़ की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार खड़ी हो गई है। झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास ये रकम बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है। केंद्र के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, 212 अस्पतालों पर ईडी की नजर, 40 करोड़ की पेमेंट रुकी। जी दोस्तों, झारखंड के 212 गैर सरकारी अस्पतालों पर अब ईडी की नजर है। इनमें राजधानी रांची के 9 अस्पताल सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल शामिल हैं। ये वो अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ईडी की जांच आगे बढ़ने पर इन अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकार की ओर से किए गए विभिन्न स्तर की जांच में इन अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पताल संचालकों द्वारा पैसे लेकर आयुष्मान लाभुकों का इलाज करने से लेकर मरीज को भर्ती किए बिना ही आयुष्मान के तहत भुगतान ले लेने की भी शिकायत है। जब सरकार की ओर से संचालित 104 सेवा व अन्य जांच तंत्र के द्वारा इन अस्पताल संचालकों द्वारा बताए गए मरीजों से बात कर उनके इलाज की जानकारी ली गई तो सभी फर्जी पाए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित जोगी की घर वापसी कराएंगे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में जीत दिलाने के लिए सचिन पायलट ने तगड़ा प्लान बनाया है। कांग्रेस बागी नेताओं की घर वापसी कराने जा रही है। इसके लिए
लिए कांग्रेस ने एक लिस्ट तैयार किया है। इसमें सचिन पायलट के पुराने दोस्त के नाम की भी चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोगी परिवार जल्द ही कांग्रेस वापसी करने वाली है। अमित जोगी और सचिन पायलट एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। सचिन पायलट अमित जोगी के सीनियर थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन आरएसएस का एजेंडा, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के बिल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा करार दिया और कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस के एजेंडे को पूरा देश में लागू करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन जब बिहार जैसे प्रदेश में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगा। लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन पेश हुआ, जिसे आरजेडी समेत अधिकतर विपक्षी दलों ने विरोध किया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मधेपुरा में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव एक देश एक चुनाव बिल पर भड़के, संविधान को खत्म करने का बता दिया षड्यंत्र और कर दी बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव बिल पर करारा हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए लंबे पोस्ट में अखिलेश यादव ने इसे संविधान के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने देश प्रदेश के लोगों से लेकर पत्रकारों और लोकतंत्र के सच्चे पक्षधरों से इसके खिलाफ खड़ा होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक मंगलवार को कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने इस दौरान सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने के आरोप लगाए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज के विरोध में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्रिमंडल में शामिल न कराए जाने पर अजीत पर भड़के भुजबल, पूछा क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूं। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की नई मंत्री परिषद से बाहर किए जाने को लेकर अजीत पवार पर निशाना साधा। दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार पार्टी के लिए उसी तरह फैसले लेते हैं जैसे फडणवीस भाजपा के लिए और एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए। इससे पहले छगन भुजबल ने सोमवार को एक्स पर लिखा था कि जहां नहीं चाहना वहां नहीं रहना। अब मंगलवार को भुजबल ने कहा कि वो एनसीपी कार्यकर्ताओं और योला निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से चर्चा करने के बाद बुधवार को अपनी बात रखेंगे। प्रमुख ओबीसी नेता ने कहा कि वो मंत्री नहीं बनाए जाने से निराश नहीं है, लेकिन अपने साथ हुए व्यवहार से अपमानित महसूस कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में बोले पप्पू यादव, बिहार में बिना पेपर लीक कोई एग्जाम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, देश की अहम परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि कई बार पेपर लीक की सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन इन अफवाहों से परीक्षाएं और परीक्षार्थी दोनों ही प्रभावित होते हैं। हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह उड़ी थी और फिर जमकर उपद्रव भी हुआ था। राज्य के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब पेपर लीक जैसे बेहद ही संवेदनशील मामले को लोकसभा में उठाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होता है। पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा कि पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला ये एक पूरक बन गया है। बीपीएससी यूपीएससी नियोजित शिक्षक कर्मचारी का पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। परम ज्ञान निकेतन गया से लेकर कई स्कूल में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। बिना पेपर लीक के एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। अभी सीजीएल में सामने आया कि उसमें 40 लाख रुपया लिए गए बच्चे से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा और सॉफ्टवेयर के चलते 85,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर सके। पेपर का भ्रष्टाचार चल रहा है और बिहार में लगातार लाठी चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल गडकरी, सिंधिया, गिरिराज समेत 11 सांसद संसद से रहे गायब। जी हां दोस्तों, लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद मौजूद नहीं थे। वहीं एनडीए सहयोगियों में जनसेना से बालासौरी गैर हाजिर थे। दोस्तों, इसमें कई तो केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री भी हैं जो बिल पेश होते समय सदन में मौजूद नहीं थे। अब पार्टी इन सांसदों को नोटिस जारी करेगी। गैर मौजूदगी की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी आगे का फैसला करेगी। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के पेश होने के दौरान बिल के समर्थन में सिर्फ 269 वोट पड़े थे, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का कहना है कि सरकार जरूरी साधारण बहुमत भी नहीं जुटा पा रही है, तो फिर उसे 2/3 मत कैसे मिलेगा। बीजेपी सांसदों के गैर मौजूदगी को लेकर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि लोकसभा में बिल पेश होने से एक दिन पहले यानी सोमवार की शाम को पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, जिस व्हिप में पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा था। बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोकसभा में इस बिल के पेश होते वक्त शांतनु ठाकुर, जगदम्बिका पाल, BY राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, उदयराज भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार और जयंत कुमार राय मौजूद नहीं थे।